रिकॉर्डिंग का मैसेज फिर स्क्रीन शेयर। यस लास्ट क्लास में मैंने जॉब पोस्टिंग का सिर्फ जो है थ्योरी ही लिखवा पाए थे, क्योंकि केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन इतना बड़ा था कि वो करते करते ही पूरा क्लास कंप्लीट हो गया। बाकी जो समय बचा था उसमें मैंने ये करवाया है, ठीक है, ये लिखवाया था जस्ट कि ये जॉब पोस्टिंग होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बेसिकली यहाँ भी हमें वही कॉस्ट शीट ही करना होता है। चलो देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो इलास्ट्रेशन वन थोड़ा हटके है, तो इसको हम लोग एक बार साइड में रखते हैं, मतलब वो भी करेंगे। पहले इलास्ट्रेशन टू जो है उससे स्टार्ट करते हैं। तो इलास्ट्रेशन टू में क्या बोला है, देखो, ए शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 303 टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। तो बोल रहा है कि शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है वो एक्चुअली जो है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ फॉर जॉब नंबर 303। तो उन्होंने बोला कि जॉब नंबर 303 परफॉर्म करने का ये खर्चा हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हमें डिटरमाइन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है मेटेरियल 70, डायरेक्ट वेजेस 18 आवर्स 2.50 करके। तो तीन डिपार्टमेंट में काम होता है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड। चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेटेरियल डायरेक्ट, वेजेस भी डायरेक्ट, चार्जेबल एक्सपेंसेस, और ऐड किया है 33 and 1/3% फॉर एक्सपेंसेस कॉस्ट 40 रुपीज। मतलब ऐसा किया है, मेटेरियल 70 रुपए का, वेजेस 45। वेजेस कैसे निकाला है, 8 आवर्स, 6 आवर्स और 4 आवर्स, सभी 2.5 रुपए करके, टोटल करने से 6 + 4 10, 10 + 8 18, 2.5 रुपए करके। चार्जेबल एक्सपेंसेस 5 रुपीज, मतलब डायरेक्ट। तो ये सब मिला के प्राइम कॉस्ट हो गया। अब क्या किया है, 33 and 1/3% फॉर एक्सपेंसेस कॉस्ट, मतलब 33 and 1/3% लगा दिया है 120 रुपीज पे। तो ये 40 ही आएगा, क्योंकि 33 and 1/3 का मतलब 1/3 होता है। करके देख सकते हो, 33 × 3 99 + 100/3%। 100/3% मतलब 100/3 होल डिवाइडेड बाई 100, जैसे 5% मतलब 5/100। तो 100/3 इंटू 1/100, तो आंसर 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 का मतलब हो जाएगा 40 रुपए। तो यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये हम लोग का यहाँ पर एक कॉस्ट शीट दे दिया है जिसपे खर्चा दिखा रहा है कि कैसा है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या बोला है। इसके बाद बोला है कि एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर, पूरे एक साल का एक पीएल अकाउंट हमें दे दिया है। तो ये टी शेप में दिया है। मेटेरियल यूज हुआ है पूरे साल भर में 1.5 लाख रुपए का। सेल्स लेस रिटर्न मतलब नेट सेल है 2.5 लाख का। डायरेक्ट वेजेस दे दिया है 10, 12 और 8,000। स्पेशल स्टोर आइटम्स ये दे दिया है। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है कि ओवरहेड्स, ओवरहेड्स दे दिया है 5,000, 9,000, 2,000, टोटल 16,000। क्या ओवरहेड है नहीं बोला। वैसे तो ओवरहेड तीन तरीके का होता है, लेबर हो गया, सॉरी लेबर बोल रहा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और एक हो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर सिर्फ ओवरहेड बोला है। फिर वर्क कॉस्ट कॉस्ट निकाला है। फिर इसमें जीपी, जीपी कैसे आया होगा, जीपी ऐसे आया होगा, 2,50,000 से 2 लाख लेस करेंगे तो 50,000, वही जीपी हो गया। फिर जीपी ब्रॉट डाउन हुआ है, जैसे हम लोग अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएल बनाते वैसे बना हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस 20, तो फिर नेट प्रॉफिट 30। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आवरली रेट फॉर द थ्री डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड आर सिमिलर। बोल रहा है कि तीन डिपार्टमेंट जो है ना, अब तीन डिपार्टमेंट है कैसे पता चला, यहाँ पर भी देख सकते हैं, सारे खर्चे तीन डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं। लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, ठीक है, और ऊपर भी बोल रखा था कि लेबर का खर्चा, तीनों डिपार्टमेंट में कितने कितने घंटे काम हुए। मतलब इतना तो समझ में आ ही रहा है कि तीन डिपार्टमेंट यहाँ पर है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो बोल रहा है कि एवरेज आवरली रेट फॉर थ्री डिपार्टमेंट आर सिमिलर, वो भी दिख रहा है, देखो।
एवरेज आवरली रेट कितना करके है, 2.5 रुपए करके, तो 2.5 × 8, 2.5 × 6 और 2.5 × 4 करने से, टोटल करने से 45 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी में 2.5 रुपए करके है, ये बोल रहा है सिमिलर, तो 2.5 रुपए करके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए जॉब कॉस्ट शीट, हम लोग को बोला है एक जॉब कॉस्ट शीट बनाने के लिए कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल फिगर्स एज बेसिस एट 20% टू टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। तो पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या कैलकुलेट करने को बोला है। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें तीन चीज कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एक तो बोला है जॉब कॉस्ट शीट। अब जॉब कॉस्ट शीट का मतलब क्या हो जाएगा, जो जॉब नंबर यहाँ पर दिख रहा है ना, जॉब नंबर 303, इसका कॉस्ट शीट बनाना है। तो कॉस्ट शीट तो ऑलरेडी बना हुआ है, फिर बनाने क्यों बोला है, इसका मतलब जो बना हुआ है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज है, इसीलिए बोला है फिर से बनाने के लिए, ठीक है। नहीं तो क्यों बोलेगा, देखो यहाँ पर बोल रखा है कि जॉब कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है। और बोल रहा है कि 20% उसमें टोटल कॉस्ट, देखो कॉस्ट शीट बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस बताना है। मतलब बेसिकली 1 और जो 3 पॉइंट है उसमें अगर हम लोग एक कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हमारा 1 और 3 पॉइंट कवर हो जाता है। इसके बाद बोला है कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट, हमें कॉस्ट को रिवाइज करना है, इसीलिए फिर से कॉस्ट शीट बनाने बोला है। रिवाइज्ड का मतलब है कि देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे करके कौन सी, रिवाइज मतलब फिर से चेंज करना है। एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट कैसे करेंगे, यूजिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल फिगर एज बेसिस। उसमें हमें क्या करना है, करेंट फाइनेंशियल ईयर का जो, ये देखो करेंट फाइनेंशियल ईयर का जो फिगर्स दिया हुआ है उसके बेसिस में हमें जो है नया वाला जॉब कॉस्ट शीट बना के देना है, ये बोला है, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे तो पूरा का पूरा ही हम लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करके होगा। इलास्ट्रेशन, जॉब कॉस्ट शीट, जॉब नंबर 303, पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज। अब कैसे बनाएंगे कॉस्ट शीट, तो चेंज क्या होगा, देखो चेंज जो भी होगा, हमें बोला है ना रिवाइज्ड फिर से बनाने के लिए, तो देखो डायरेक्ट जो भी खर्चे उसमें क्या चेंज होगा, डायरेक्ट तो जो है वही रहेगा, उसमें थोड़ी ना हम लोग कुछ चेंज कर सकते कि मेटेरियल मार्केट से 70 रुपए का आया, अब वो कुछ और रुपए में आया कि नहीं वो हमें क्या पता, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो चेंजेस क्या हो सकता है, ओवरहेड का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा हमें किसी बेसिस पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बट इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर सीधा 120 पे 33 1/3% के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे क्या है, तो अगर ओवरहेड चैप्टर याद है तो ओवरहेड में जब ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट होता था तब क्या क्या बेसिस होता था, डायरेक्ट लेबर होता था, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता था, डायरेक्ट लेबर आवर होता था, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, ठीक है। तो कोई ना कोई बेसिस पे होगा, तो ये 33 1/3% किस बेसिस पे है, तो ये तो रैंडमली ले लिया ना इन्होंने कि 33 1/3%, ऐसा नहीं होता है, किसी ना किसी बेसिस पे ओवरहेड रिकवरी रेट हमें निकालना पड़ता है, किसी ना किसी पर्टिकुलर बेसिस पे। अब कौन से बेसिस पे निकालेंगे, या तो वो हमें क्वेश्चन बताता है या फिर हम लोग एजम्पशन लेके करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कि कौन से बेसिस पे हम लोग ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करें जो सही होगा। ये तो इन्होंने एक रैंडमली कर लिया कि इतना परसेंट, इतने 120 पे लगा दिया, लेकिन इतना परसेंट क्यों होगा कि किस लिए किया उसका कोई एनालिसिस नहीं। इसका मतलब हमारा ओवरहेड सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जो कि ये वाला है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट यहाँ तक हो चुका है। तो हमें ओवरहेड को एक्चुअली सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया है। बाकी जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये सब एज इट इज पुट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल हो गया 70 रुपीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट वेजेस, ये हम अलग से लिखेंगे, मतलब प्रेजेंटेशन जैसा करना चाहिए वैसा करेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे, तो हम ऐसे करके लिखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट है तो उसके हिसाब से लिखेंगे। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड।
कितना कितना खर्चा होगा? तो 18 8 इंटू 2.5 6 और 4 8 6 और 4। तो ये हो गया 10 रुपीज, ये हो गया 15 रुपीज, और ये हो गया 20 रुपीज। तो टोटल में कितना आएगा? टोटल में तो वही 45 ही आएगा, ऐसा नहीं कि 45 नहीं आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट वो प्रेजेंटेशन मैंने इस तरीके से कर दिया। चार्जेबल एक्सपेंसेस, 5 रुपीज, तो टोटल प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 120 रुपीज। अब ओवरहेड, अब ओवरहेड को हम लोग कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमें बोला था करेंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा देख के सोचना है। ठीक है, तो देखो सोचते हैं कि क्या करना पड़ेगा। रिवाइज्ड कॉस्ट हमें कैसे अप्लाई करना है, बोला है एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग करेंट फाइनेंशियल एक्चुअल फिगर एज बेसिस, एक्चुअल फिगर को बेसिस मान के करना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या देखना है, ओवरहेड के खर्चे को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे ओवरहेड का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो ओवरहेड का खर्चा है 5,000 9,000 और 2,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर वेजेस देखो 10,000 12,000 और 8,000 है। तो अगर ओवरहेड का चैप्टर याद है तो वहां पर हम लोगों ने कितने तरीके से ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था? डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे पढ़ा था, लेबर कॉस्ट, लेबर आवर, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग बेसिस पे पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से बेसिस पे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? देखो लेबर को हम लोगों ने कितना करके पेमेंट किया है, ये देखो 2.5 करके। ठीक है, तो 2.5 करके किया है। तो अगर 10,000 हम लोगों ने पे किया है तो कितने आवर्स काम हुए होंगे? 10,000 डिवाइडेड बाई 2.5, मतलब ये 4,000 घंटा काम है। 12,000 डिवाइडेड बाई 2.5, 4,800 आवर्स, और 8,000 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हो जाएगा 3,200। देखो एकमात्र इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसी का अलग अलग हमें पता है, मेटेरियल के बेसिस पे तो नहीं होगा, क्योंकि मेटेरियल का देखो टोटल में दिया हुआ है, तो फिर तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग कैसे निकालेंगे ओवरहेड के लिए, है ना। और यहाँ पर ओवरहेड का खर्चा दिया हुआ है देखो 5,000 9,000 और 2,000। तो अगर ऐसा है कि लेबर आवर या फिर लेबर कॉस्ट बेसिस पे दिया हुआ है तो उस बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस बेसिस पे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर, और ये तो देखा हम लोगों ने आवर्स बेसिस पे, बट आवर बेसिस पे कोई सिमिलरिटीज दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा है कि आवर बेसिस पे कोई सिमिलरिटीज दिख रहा है, क्योंकि देखो 4,000 घंटे अगर आवर्स बेसिस पे होगा ओवरहेड का खर्चा, तो हम लोग का कैसे निकलेगा? देखो ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकलता है, ओवरहेड रिकवरी रेट ऐसे निकलता है, ऐसे टोटल जो ओवरहेड होगा, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय जो भी बेसिस हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर हमें ना क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब ऐसे करके हम लोग ढूंढ नहीं सकते हैं कि किस तरीके से होगा, आवर होगा कि कॉस्ट होगा। तो एक एजम्पशन होता है, हम लोग उस एजम्पशन पे चलते हैं। एजम्पशन ये है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा वो लिखवा देते हैं, ठीक है, उसी बेसिस पे हमें करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग नोट 1 देके, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then factory overhead is recovered as परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। तो ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, किसी तरीके से हम लोग कुछ पता नहीं कर पा रहे कि किस बेसिस पे लगाए, तो ऑलवेज लेबर कॉस्ट के बेसिस पे लगाना है, आवर के नहीं, लेबर कॉस्ट के बेसिस पे लगाना है। अगर हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है देन फॉलो द क्वेश्चन। तो अगर ऐसा है
तो हम लोग अब निकाल सकते हैं कि डिपार्टमेंट एक्स वाई और जेड तीनों का जो है ओवरहेड का रेट कितना होगा। तो डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड, तो लेबर आवर, लेबर कॉस्ट के बेसिस पे होना चाहिए। तो लेबर कॉस्ट कितना है, 5000, 9000 और 2000। तो यहाँ पर लिखती हूँ 5000, 9000 और 2000। ये हम लोग का टोटल ओवरहेड हो गया। कैसे निकालना पड़ता है, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। बेसिस क्या है, लेबर कॉस्ट। अब तीनों डिपार्टमेंट का लेबर कॉस्ट देखते हैं, 10,000, 12,000, 8,000। तो ये हो गया 10,000, 12,000 और 8,000। मैंने गलती से ना ऊपर वाला भी कॉस्ट बता दिया बोलते बोलते, अभी मुझे ध्यान आया। कॉस्ट नहीं, मतलब क्या होता है, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव बेसिस। तो टोटल ओवरहेड ये वाला है 5,000, 9,000, 2,000 तीनों का, और बेसिस जो कि कॉस्ट लिया है तो फिर 10,000, 12,000 और 8,000 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल ली। तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा 50%, 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। फिर उसके बाद वाला 75%, 75%, 75% ऑफ लेबर कॉस्ट। फिर उसके बाद 25, 25% ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो लेबर कॉस्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ये जो जॉब है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें कितने कितने, अब कैसे है, 50% ऑफ लेबर कॉस्ट ऐसे करके किया। तो लेबर कॉस्ट कितना कितना है, तीनों डिपार्टमेंट का अभी अभी हम लोगों ने अलग से निकाला हुआ है। ये देखो 20, 15 और 10 है। ठीक है, यहाँ पर लेबर का जो कॉस्ट है, अब हम लोग को कैसे निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा लेबर कॉस्ट पे 50%। तो पहला वाला कितना हो जाएगा, हम लोग चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। पहला हो जाएगा ऐसे, लेबर कॉस्ट है हम लोग का जितना, उसके ऊपर 50%। दूसरा वाला है जितना होगा उसके ऊपर, सॉरी 75%, और 25%। वैल्यूज देख लेते हैं, 20, 15 और 10। लेबर कॉस्ट हो गया 20, 15 और 10। तो 20 का 50% तो 10 होगा, 15 का 75%, ये तो 2.5, और ये वाला 15 का 75%, 11.25। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं 10, 11.25 और 2 ओवर एट। वर्किंग नोट नंबर 1, एक्स डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट 10, 11.25 और 2.5। तो ऐड करके देख लो कितना होगा, 21.25, 21, और ये हो गया 75 पैसा और 23.75। अभी ऐड कर लेते हैं तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा 143.75, 143.75। ठीक है, ये आ गई। अच्छा, अब इसके बाद और एक खर्चा भी हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां ओवरहेड का हमें और एक खर्चा भी मिला है। एक तो यहाँ पर देखो, हमें पूरे करंट ईयर के बेसिस पे करना है ना, तो ओवरहेड में एक ये मिला, और ये सेलिंग वाला जो है ये भी तो ओवरहेड में आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ ट्रेडिंग पीएल के फॉर्मेट में दे रखा है, तो ऊपर ओवरहेड है, नीचे सेलिंग एक्सपेंसेस पीएल में दिखा रहा है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी तो मेरा ओवरहेड होता है, तो ये भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब सेलिंग एक्सपेंसेस को किसके ऊपर पोर्शन करेंगे, मतलब ये जो ओवरहेड है इसका रिकवरी रेट क्या होना चाहिए, तो इसका भी रूल्स है। अगर क्वेश्चन में हमें कुछ ना बोले तो सेलिंग ओवरहेड और ये जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये दोनों ही बता देते, जबकि इस क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ सेलिंग वाला ही है। तो इसमें लिख लो कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर होता है क्वेश्चन में, apportion या फिर recovered on the basis of works cost, recovered
ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ये वर्क्स कॉस्ट पे हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब रिकवरी रेट वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे निकलता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग निकाल के देखते हैं कितना होगा। अब ये तो डिपार्टमेंट वाइज नहीं है, देखो ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं है कि हम लोग 3 डिपार्टमेंट का निकालेंगे। कैसे पता चला डिपार्टमेंट वाइज नहीं है? ये देख के ही पता चल रहा है। देखो कहाँ डिपार्टमेंट वाइज है, ये तो पूरा एक जगह पे पता रखा है। वैसे भी सेलिंग एक्सपेंसेस क्या डिपार्टमेंट वाइज होगा, ठीक है, जो मतलब फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह होता है वो डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि ये ट्रेडिंग के जगह दिया हुआ है ना, तो ये ऑब्वियसली फैक्ट्री वाला ही खर्चा होगा, क्योंकि पीएल में आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ सेलिंग दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आया, तो ये वाला कंफर्म की फैक्ट्री ही है। ठीक है, ये फॉर्मेट देख के पता चला। अब सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला है, तो वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20,000। ये देख लो 20,000 है हम लोग का सेलिंग एक्सपेंसेस। वर्क्स कॉस्ट कितना है, 2 लाख। ठीक है, इसमें करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, वो तो जॉब कॉस्ट शीट इसके बेसिस पे बना रहे, तो 20,000 सेलिंग एक्सपेंसेस है जब वर्क्स कॉस्ट मेरा 2 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा। तो ये कितना परसेंट आ रहा है, 10%। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ओवरहेड रिकवरी रेट, मतलब सेलिंग ओवरहेड रिकवरी रेट जो है वो हमारा ऐसे निकला, और हम लोगों ने कैसे निकाला, एजम्पशन बेसिस पे, तो 10% हो गया। तो 10% ऑफ क्या है, तो ये खर्चा 10% ऑफ क्या हो जाएगा, 10% ऑफ क्या बोला है मैंने, वर्क्स कॉस्ट। क्योंकि नीचे देखो ना, वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे, मतलब 2 लाख पे 20,000, तो 10% हुआ ना, तो 2 लाख का 10% 20,000, तो 2 लाख क्या था वर्क्स कॉस्ट, तो वर्क्स कॉस्ट 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट होता है। ठीक है, अब ये वर्किंग नोट 2 को काम पे लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस सेलिंग एक्सपेंस, या ओवरहेड भी चाहो तो लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, वर्किंग नोट 2 से हम लोग कर रहे हैं, ये हो जाएगा 143.75 का 10%, क्योंकि ये इसमें वर्क्स कॉस्ट है, इसका 10%, इसका 10% होगा 14 पॉइंट समथिंग, 14.375 हो जाएगा, तो 38 हो गया। अब ये टोटल करने से आ जाएगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद और कुछ खर्चा है नहीं, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड कर दे। तो कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट, 143.75। अच्छा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। 158.13। अब प्रॉफिट लगाएंगे इसमें, प्रॉफिट बोला था 20%, 20% ऑन वर्ट क्या बोला था, देखो 20% ऑन क्या बोला था, टोटल कॉस्ट। तो इस पे डायरेक्ट लगा देंगे, तो इस पे लगाओ 20% ऑन टोटल कॉस्ट, तो ये इस पे 158.13 पे 20% कितना आता है, 31.63, 31.63 कर देते, तो टोटल कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पूछ रखा है 189.7, 189.76 आ गया है मेरा, मैंने 33 लिया तो 6 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में समझने वाला पॉइंट क्या था, क्वेश्चन तो आसान था। एक तो ये लगता है ना हमें कि ऑलरेडी जब जॉब कॉस्ट शीट दिया हुआ है तो फिर से हमें बनाने क्यों बोला है, तो कुछ तो इश्यूज होगा। तो इश्यूज ये है कि ओवरहेड को कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका कोई बेसिस हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, डायरेक्टली एक 33 एंड 1/3 कर दिया, तो ये इशू था, इसको ठीक करना पड़ा। अब इसको ठीक करने के लिए हमें बोला है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का पूरा एक बना हुआ है, उसको देखो, देख के समझो कि क्या मतलब इसके हेल्प से हमें ओवरहेड के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन में कुछ वैसा हिंट्स नहीं था, तो क्वेश्चन में अगर हिंट्स नहीं होता है तो हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, फैक्ट्री ओवरहेड। ये देखो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड लिख भी रखा था, तो क्योंकि वो ट्रेडिंग में दिख रहा है ओवरहेड, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है। कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन, तो फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लेबर कॉस्ट, ठीक है, लेबर आवर भी होता है लेकिन लेबर कॉस्ट होगा जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, तो लेबर कॉस्ट के बेसिस पे हमें रिकवर करवाना है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हमें वर्क्स कॉस्ट की बेसिस पे रिकवर करवाना है। रिकवर करने के बाद जो भी आंसर है उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये जॉब कॉस्ट शीट को बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा,
ये बन गया। तो जॉब कॉस्ट शीट कंप्लीट, 20% ऐड करने से सेलिंग प्राइस कंप्लीट, और हम लोगों ने रिवाइज्ड कॉस्ट शीट जो बनाया वो करेंट फाइनेंशियल ईयर की डेटा का यूज करके बनाया है। अच्छा, यहाँ पर दो क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें से एक किया, एक इसके आगे वाला बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, वो लास्ट में करेंगे। छोटा है लेकिन अलग टाइप का है, इसीलिए उसको बाद में करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ये भी ये आसान है लेकिन है बड़ा, ठीक है, मतलब पढ़ने में टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि इन ए फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब कॉस्टिंग मेथड, एक फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग मेथड फॉलो करता है, मतलब कस्टमर के डिमांड पे काम करता है। एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 30 सितंबर वाज प्रिपेयर्ड एज अंडर। तो बोल रहा है कि एक जो है WIP जो है 30 सितंबर को वर्क इन प्रोग्रेस का डेटा दे रखा है। तो जॉब क्या क्या है, 115, 118, 120, ये क्या है, ये जॉब नंबर है। तो हर एक जॉब का एक जॉब नंबर दिया जाता है ताकि हम लोग जॉब को आइडेंटिफाई कर सके। जैसे तुम लोग एग्जाम देने जाओगे तो तुम लोग को एक रोल नंबर असाइन किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाम किसी का सेम हो ही सकता है। तो मेटेरियल, ये देखो सब रुपीस दिया हुआ है, मेटेरियल का खर्चा, ये क्या बता रहा है, ये डेटा हमें ये बता रहा है कि इस जॉब का मेटेरियल का खर्चा, कितने घंटे लेबर ने काम किया, लेबर का कॉस्ट कितना हुआ, और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा, ये फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा है। सेम ये जॉब के लिए भी वही चीज बताया गया है, ये जॉब के लिए भी वही चीज बताया गया है। फिर यहाँ पर एक टोटल कर दिया है, ठीक है, कि मेटेरियल कॉस्ट का टोटल, और ये जो है ये टोटल और ये टोटल, ठीक है, ये टोटल दिखा दिया है। फिर बोला है मेटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर वेयर एज फॉलोज। तो अक्टूबर में कितना मेटेरियल यूज हुआ है, तो बोल रहा है जॉब नंबर 118, 118, 118, ये मतलब ये वाले जॉब के लिए कितना रुपए का मेटेरियल यूज हुआ है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। और ये क्या दिया हुआ है, मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर, मतलब मेटेरियल जब चाहिए होता है तब स्टोर में रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ता है ना, कि भाई मुझे ये मेटेरियल भेज दो, तो तब मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर जनरेट किया जाता है। तो MRN नंबर है 54, 55, 56, ये नंबर है, जैसे बिल में नंबर हो सकता है, इनवॉइस में हो सकता है, वही। फिर बोल रहा है कि जॉब नंबर 120 के लिए इतने रुपए का मेटेरियल, 121 के लिए 910, और ये दोनों के लिए मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर ये था। ये अक्टूबर का डिटेल्स हमें दे रखा है। और फिर यहाँ पर भी दिया है। फिर बोल रहा है समरी फॉर लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग अक्टूबर इज एज अंडर। बोल रहा है कि अक्टूबर का जो है हमें एक समरी दिया है, क्या चीज का दिया है, बोल रहा है कि जॉब नंबर 115, ठीक है, ये यहाँ पर ये जॉब नंबर 115 परफॉर्म हुआ था दो शॉप में, शॉप ए और शॉप बी में। शॉप ए में कितने घंटे हुआ, शॉप बी में कितने घंटे हुआ, इस तरीके से हमें यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल कर दिया है। फिर बोल रहा है इनडायरेक्ट लेबर वेटिंग ऑफ मेटेरियल 10, ठीक है, इतने आवर्स, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो मेटेरियल के लिए वेट कर रहे थे, कितना कितना घंटा वो दिया है। मशीन ब्रेकडाउन कितना घंटा हुआ है वो दिया है। आइडल टाइम कितना घंटा था दोनों शॉप में वो दिया है। ओवर टाइम प्रीमियम कितना था वो दिया है, ठीक है। अब देखते हैं करने क्या बोला है। बोल रहा है a shop credit slip was issued in October, that material issued under requisition number 54 was returned back to stores as being not suitable। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक क्रेडिट स्लिप जनरेट हुआ है, इशू हुआ है अक्टूबर में, जिससे ये पता चल रहा है कि मेटेरियल जो इशू हुआ था रिक्विजिशन नंबर 54 के अगेंस्ट में, ठीक है, वो रिटर्न बैक कर दिया है क्योंकि वो सूटेबल नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट्स बोले हैं ना, ये थोड़ा अगर नोट डाउन कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं 54, ठीक है, 54 नंबर जो रिक्वेस्ट जनरेट हुआ था मेटेरियल रिक्वेजिशन नंबर के अगेंस्ट में, वो मेटेरियल रिटर्न कर दिया गया है। तो 54 के अगेंस्ट में कौन कौन से जॉब के लिए मेटेरियल जो है इशू किया गया था, तो देखो 1118 के लिए, ठीक है। तो हम एक एक करके ना ये डेटा लिख लेते हैं, अगर अभी नहीं लिखेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा। तो हम अभी यहाँ स्टार्टिंग में एक वर्किंग नोट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो 115, ये देखो 115 मैंने क्यों लिखा, देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है देखो कि तीन जॉब है, मेनली तीन जॉब के बारे में। ये देखो यहाँ पर एक एंड पॉइंट थोड़ा एक बार बता देते तो तुम लोग समझ जाओगे हम 115 क्यों लिखते हैं। बोल रहे यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब, जो जॉब कंप्लीट हुआ है उसका फैक्ट्री कॉस्ट हमें निकालना है, ठीक है। अब कौन सा जॉब कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पर पढ़ के देखो, देखो द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट। ये कौन सा जॉब कंप्लीट हुआ है, कहाँ लिखा हुआ था, कहीं तो लिखा हुआ होगा, कहाँ चला गया, बड़ा क्वेश्चन है।
WIP as on 30th September was prepared as under. Material used in October was as follows. Summary for labor hours यहाँ पर दिया है. A shop credit slip यहाँ देखते हैं material transfer note issued in October indicated that material issued under requisition number 55 for job number 118 was directed to job 124. The hourly rate in shop A per labor hour is 3 per labor, while for shop B it is 2 per hour. The factory overhead is applied at the same rate as in September. Job 115, 118 and 1120 ये रहा. ये देखो कौन कौन सा जॉब कंप्लीट हो गया है. ये 3 जॉब कंप्लीट हो गया अक्टूबर में. हमें करने क्या बोला है, हमें करने के लिए ये बोला है यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब. ये तीनों जॉब का हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के देना है. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट ए 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड. बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड कैसे लगाएंगे, 10% कर देंगे फैक्ट्री कॉस्ट का. ये इनका प्रैक्टिस है, मतलब रूल्स है. एंड इनवॉइस द जॉब टू द कस्टमर ऑन ए टोटल कॉस्ट प्लस 20% बेसिस. और जब कस्टमर को इनवॉइस भेजेंगे तो टोटल कॉस्ट पे कितना लगाएंगे, 20% लगाएंगे. मतलब ये घुमा के बोल रहा है, बेसिकली 20% प्रॉफिट लगाने के लिए बोल रहा है. डिटरमाइन द इनवॉइस प्राइस ऑफ दिस 3 जॉब्स. तो हमें ये 3 जॉब का इनवॉइस प्राइस निकालना है. मतलब हमें क्वेश्चन जब करना है तो ये तीनों चीजों का डिटेल्स के बेसिस पे करना है और किसी बेसिस पे नहीं करना है. बाकी जॉब से हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर और भी जॉब है. 115, 118 और 120 के अलावा भी जॉब है. ये देखो 121 है, 124 है, इस तरीके से. ठीक है, लेकिन हमें बस ये तीनों जॉब से लेना देना है, क्योंकि ये तीनों जॉब का डिटेल्स ये कंप्लीट हुआ है, इसी का हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला है. ठीक है, तो जो हम वर्किंग नोट 1 बोल रहे थे, तो हम यहाँ पर तीनों जॉब लिख लेते हैं ऐसे. ठीक है, तो पहला वर्किंग नोट जो है वो इस बेसिस पे बनेगा. ये तो सारे टेबल बने हुए हैं कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. यहाँ पर बोल रहा है शॉप क्रेडिट स्लिप वाज इशूड इन अक्टूबर. अक्टूबर में एक स्लिप इशू हुआ है जहां पर ये देखा गया है मटेरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन नंबर 54 वाज रिटर्न बैक टू स्टोर एज बीइंग नॉट सूटेबल. क्योंकि सूटेबल नहीं था तो 54 रिक्वेस्ट नंबर के अगेंस्ट में जो मटेरियल इशू हुआ था वो जो है रिटर्न कर दिया गया है. ठीक है, अच्छा 54 नंबर जो रिक्वेस्ट जनरेट किया गया था वो कौन से जॉब के अगेंस्ट में किया गया था. ये देखो जॉब नंबर 1118 के अगेंस्ट में. तो ये जो 1118 है ना, इसके नीचे हम इस तरीके से लिख देते हैं समझने के लिए. ठीक है, जॉब 1118 क्या एक मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर 54 जो था उसके अगेंस्ट में जो मेटेरियल इशू हुआ था वो कर दिया गया है रिटर्न. ये चीजों को याद रखने के लिए, क्योंकि इतना सारा चीज याद कैसे रखेंगे, तो ये वर्किंग नोट बना के कर. उसके बाद यहाँ पर बोला है a material transfer note issued in October indicated that the material issued under requisition number 55 for job 1118 was directed to job 124. तो 1118 के लिए जो मेटेरियल इशू हुआ था, ठीक है, वो जॉब 124 को ट्रांसफर कर दिया गया है. ये रिक्वेस्ट नंबर 55 में देखा गया है, वही जॉब 18 के लिए. ठीक है, 1118 के लिए यहाँ से ट्रांसफर हुआ है 55 मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर 55 के अगेंस्ट में जो मेटेरियल इशू किया गया था 1118 को, वो ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरे जॉब में. ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, पढ़ के वही बोला है मेटेरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर इंडिकेटेड दैट द मेटेरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन नंबर 55 फॉर जॉब 118 वाज डायरेक्टेड टू जॉब 124. तो ये ट्रांसफर कर दिया गया है जॉब 124. फिर उसके बाद देखते हैं क्या बोला है. द आवरली रेट इन शॉप ए पर लेबर आवर इज 3 per hour, while at shop B it is 2 per hour. The factory overhead is applied at the same rate as in September. Job 115, 118 और 120. बस ये बोला है. ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब अब अगर हम लोग 1118 का एक बार डिटेल्स देख लेते हैं, 1118 के रिगार्डिंग और क्या था. ये देखो 1118 में, ये देखो 1118 में 54, 54, 55 और 56 ये 3 मेटेरियल रिक्विजिशन था. 54, 55 और 56 का क्या हुआ वो देख लेते. 54, 55 तो मैं बता दिया, 56 के बारे में कुछ नहीं बताया. इसका मतलब 56 रिक्विजिशन नोट के अगेंस्ट में जो मेटेरियल इशू हुआ था वो मेटेरियल क्या हो गया होगा, वो मेटेरियल यूज हो गया होगा. ठीक है,
बात समझ में आ गई कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि 118 जो जॉब है उसके अगेंस्ट में जो भी मेटेरियल इशू हुआ था उसमें तीन चीज हुआ। एक तो 54 नंबर जो रिक्विजिशन नंबर था उसके अगेंस्ट में जो मेटेरियल इशू हुआ था वो रिटर्न हो गया, 55 वाला ट्रांसफर हो गया दूसरे जॉब में, 56 वाला इसका मतलब यूज हो गया है, ठीक है, लास्ट वाला 56 वाला यूज हो गया है। अच्छा 115 का मेटेरियल का देखते हैं क्या कंडीशन, हम लोग ये मेटेरियल का नोट बना रहे तो 115 वहां हमें कुछ नहीं बोला, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 115 का ना मेटेरियल का कोई डिटेल्स नहीं है, देखो मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट में 115 का कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये WIP में था, देखो ये सारे जॉब WIP में थे 30 सितंबर को और अक्टूबर को ये कंप्लीट हो गए। इसका मतलब 115 में ये मंथ में किसी तरीके का मेटेरियल यूज नहीं हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये जो 115 नंबर जॉब है इसमें अक्टूबर मंथ में किसी तरीके का मेटेरियल यूज नहीं होगा। अब 120 का देख लेते हैं मेटेरियल का, तो 120 का आते हैं तो यहाँ पर जॉब नंबर 50 सॉरी रिक्वेस्ट नंबर 57 के अगेंस्ट में 665 रुपीज का मेटेरियल इशू हुआ है और इसके बारे में नीचे कुछ नहीं बोला था, मतलब ये भी यूज हो गया है, तो यहाँ पर कर देते हैं मेटेरियल रिक्वेजिशन नंबर है हम लोग का 57 57 और ये भी हो चुका है, ठीक है, ये हम लोगों ने मेटेरियल का डिटेल्स बना लिया। सेम तरीके से हम लोग लेबर का बना लेते हैं, ठीक है। अब लेबर का देखते हैं ये तीनों जॉब में से किस में लेबर का खर्चा इस मंथ में हुआ है, तो 115 में हुआ है, 118 में हुआ है और 120 में भी हुआ है। चलो सभी का करके देखते हैं, पहले 115 लिख लिया, फिर 118 लिख लिया, फिर 120 लिख लिया, ठीक है। तो देखो लेबर के केस में 115 जॉब नंबर ये हो या 18 हो या 20, दोनों ही तीनों ही जॉब के लिए शॉप ए और शॉप बी दोनों में काम हुआ है, तो यहाँ पर बनाते हैं शॉप ए, ऐसे करके शॉप ए शॉप बी, शॉप ए शॉप बी, शॉप ए शॉप, अच्छा अब देखते हैं कितने कितने घंटे काम हुए, तो 115 के केस में तो दोनों में 25-25 घंटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 आवर, 25 आवर। अच्छा फिर 118 में देखते हैं 90 और 30 और 75 10, 90 और 30, और ये 75 और 10, 75 और 10। अब ये तो हो गया आवर्स, ठीक है। अब खर्चा कैसे निकालेंगे, द आवरली रेट इन शॉप ए पर लेबर आवर इज 3 वाइल एट शॉप बी इट इज 2, तो शॉप ए में 3 रुपए करके लगता है 1 घंटे का काम करने का और इसमें 2 रुपए, तो ये एट द रेट ऑफ 3, एट द रेट ऑफ 2, एट द रेट ऑफ 3, एट द रेट ऑफ 2, एट द रेट ऑफ 3, एट द रेट ऑफ 2, तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं कितना रुपए होगा, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 50, तो ये दोनों मिला के हम लोग का कितना हो जाएगा 125 रुपीज, यहाँ पर हो जाएगा 270 और यहाँ पर हो जाएगा 60, तो दोनों मिला के हो जाएगा 330, यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना आ रहा है 75 इंटू 3, 22 और ये 20, तो ये हो गया 240, ठीक है, तो ये हम लोगों ने लेबर का खर्चा जो है वो भी निकाल लिया कितना हो रहा है। अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अच्छा ये भी निकाल लेते हैं कि 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट पे हमें निकालना पड़ेगा जो है 10% on factory cost to cover administration and selling overhead and invoice the job to the customer। अच्छा ये तो बता दिया है कि फैक्ट्री कॉस्ट पे 10% ऐसे करके होगा, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचने के लिए तो फैक्ट्री ओवरहेड एड ऑन करना पड़ेगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले ही
इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकाला जाता है, कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो हमेशा लेबर कॉस्ट पे, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, या फिर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, एज क्वेश्चन इज साइलेंट देन फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। ओवरहेड रिकवरी रेट इक्वल टू टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट इंटू 100। बट ये तो अभी हमें निकालना पड़ेगा, हमें तो पता नहीं है ना, अभी तो हम लोगों ने सॉल्व किया नहीं कि कितना कितना आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग जो है इस पे प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। देखो अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करें, क्योंकि हमें क्या करना है, बेसिकली ये तीनों जॉब का हमें जो है सेलिंग प्राइस तक निकाल के देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट, जॉब 115, यहाँ पर लिखेंगे मंथ। ठीक है, सितंबर का खर्चा और अक्टूबर का, क्योंकि सितंबर अप टू सितंबर तक जो खर्चा हुआ है वो भी तो जोड़ेंगे, तब तो हमें टोटल कॉस्ट पता चलेगा। तो 2 मंथ्स का यहाँ पर डिटेल्स है। तो सितंबर और अक्टूबर क्या क्या खर्चा हमें पता है, एक पता है मेटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा चीज है ना, बार बार लिखने में दिक्कत होगा, तो ये प्रेजेंटेशन अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तीनों ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, और फिर फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग 10% करके ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद 118 सितंबर अक्टूबर, तुम लोग चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, जैसे 1115 का पूरा दिखा दिया, फिर 1118 का तो 3 बार लिखना पड़ेगा। हम कोशिश करें जितने कम समय पे हम लोग इसका प्रेजेंटेशन करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो सितंबर में मटेरियल का खर्चा देखते हैं। 1325, 810 और 765। फिर इसके बाद अक्टूबर में अगर देखेंगे तो 115 जॉब में देखो, अक्टूबर में किसी तरीके का मटेरियल का खर्चा नहीं हुआ था, क्योंकि कोई मटेरियल यूज नहीं हुआ था, तो ये हो गया यहाँ पर 0। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 1325। अच्छा, इसके बाद अक्टूबर में देखते हैं, 118 जॉब का अक्टूबर में जो मटेरियल यूज हुआ है वो है 56 रिक्वेस्ट नंबर के अगेंस्ट में। तो 56 रिक्वेस्ट नंबर के अगेंस्ट में कितने रुपए का मटेरियल था, 515। तो हम लोग भी वही लिख देंगे यहाँ पर 515। तो ये टोटल हो जाएगा 1325। ठीक है, दोनों ही सेम आ गया है बाई चांस। अच्छा, अब 120 नंबर जो हमारा जॉब था उसमें 57 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में जो मटेरियल इशू हुआ था वो यूज हुआ है। तो 57, तो ये 120 मतलब 665, तो ये लिख लेते हैं 665। तो ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन क्या है कि हमें जल्दी जल्दी डेटा मिले, और कुछ नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं। 1430। ठीक है। अच्छा, अब लेबर, लेबर में चलते हैं। 115 जॉब नंबर का लेबर, लेबर खर्चा हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 125, वो लिख देंगे, लेकिन वो तो अक्टूबर के महीने का है, तो सितंबर का भी लिखना पड़ेगा। तो ये अक्टूबर के महीने का 125, सितंबर का हम लोग यहाँ से देख देख के लिख लेंगे। 800, 500, 475, तो ये लिख दिया 800, 500 और 475। और अक्टूबर का देख लेते हैं, 330, 245। तो ये हो जाएगा 925।
ये हो जाएगा 830, ये हो गया 720। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड वो लिखना पड़ेगा। तो सितंबर का तो मुझे दिया हुआ है, वो हम लिख लेंगे। सितंबर का हो जाएगा 640, 400, 380। 640, 400, 380, ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या लिखा है, एजम्पशन कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे रिकवर करना है, एज ए परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट की बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि परसेंटेज कितना आएगा। तो वो देखो, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है हम लोग का 1420। ठीक है, और टोटल लेबर कॉस्ट कितना है, टोटल लेबर कॉस्ट है 1775। क्योंकि बाकी तो मैं कुछ नहीं पता, तो इसी के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो कितना हो रहा है ऑफ लेबर कॉस्ट, कितना हो रहा है 1420, 1775 इंटू 100, 80%। 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो पहले वाले केस में फिर आंसर कितना होगा, 80% ऑफ 125, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट तो 125 है। 125 का 80%, 100 रुपीज, 500। और इसके बाद वाला 330 का, अब ऐसा मत सोचो कि हम लोग 500 का क्यों नहीं ले रहे हैं, 500 का तो ऑलरेडी 400 आया हुआ है। ठीक है, 80% देख लो, 400 ही होता है, 800 का 80%, 640 ही होता है, तो 330 का 80%। वो 540 और 640 प्लस 100, ये 740 होगी। अच्छा, ये कितना होगा, 330 का 80%, 264। तो ये टोटल करने पे कितना आ जाएगा, 664, और 245 का 80%, 196 प्लस 380 कितना हो जाएगा, 576। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये तीनों का एडिशन 1325, 925, 740 का एडिशन करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, सितंबर का अलग, अक्टूबर का अलग। तो हम सितंबर का करें, तुम लोग अगर अक्टूबर का करके देते हैं तो अच्छा होता है। 1325 प्लस 800 प्लस 640, तो ये आ जाएगा 2765, और ये कितना आ रहा है 225। तो टोटल कितना आ रहा है, तो 2990। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद 400, 500, 900, 900 और 810 कितना हो जाएगा, 900, 8, 810, 1710। 515 प्लस 330 प्लस 264, 1109, 2819। इसके बाद 765 प्लस 475 प्लस 380, 1620। ये टोटल आ जाएगा 2726, माइनस कर देते हैं 1620 का, पता चल जाएगा टोटल कितना था, 11106, ये हो गया। ठीक है, तो ये देखो मैंने ये
एक ही टेबल पे करने के लिए इस तरीके का फॉर्मेट किया। तुम लोग चाहो तो जॉब नंबर 115 लिख लेना, फिर उसमें मेटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड फॉर सितंबर, आफ्टर दैट अक्टूबर लिख के फैक्ट्री कॉस्ट करके फिर उसमें 10% वगैरह फिर से ऐड करके कर सकते हो। अब मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट तक निकाला है, मुझे तो सारा निकाल के देना है। अब इस पे मुझे यहाँ पर इनवॉइस प्राइस, देखो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन बोला भी उसी तरीके से ना, तो मैंने दो पार्ट में दिखा दिया। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर एक पार्ट में हमें बोला था कि कंप्यूट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट जॉब, वो हो गया ठीक है। अब सेकेंड हमें इनवॉइस रेज करके दिखाना है कि इनवॉइस कितना होगा, इनवॉइस प्राइस ऑफ 3 जॉब्स। तो जॉब नंबर 115, 118 और 120, सबसे पहले लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट अवेलेबल है, तो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 2990, 2819, 2819, 2726, ये हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद क्या लगता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें क्वेश्चन में बोला है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट कर दो तो सारे कॉस्ट कवर होते हैं। 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, तो 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, तो 10% कितना कितना है, 299, 281.9 मतलब 282, और ये हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पॉइंट में रख देते हैं, और ये हो जाएगा 272.6, तो टोटल करने से कितना आएगा, वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट। फिर इस पे प्रॉफिट लगाएंगे, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%। अब कितने पे लगाने के लिए बोला है, कॉस्ट पे, तो जो कॉस्ट आएगा उस पे 20% लगेगा, तो आ जाएगा इनवॉइस प्राइस। तो ये टोटल करने से 99918, 3289, तो ये हो जाएगा 3100.9, और ये हो जाएगा 2998.6। अब ये कितना हो जाएगा, 3289 इंटू 20%, 657.8 प्लस 3289, 3946.8। अब ये 20% कितना होगा, 620.18, 3721, ऐसे कुछ आ रहा है, और 3721, अच्छा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 299, 599.72, 599.72, 3598.32, 599.72 ऐड करने से आ जा रहा है 3598.32। तो ये इनवॉइस प्राइस निकल के आ गई। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इस तरीके से किया है, तुम लोग अगर चाहो तो ऐसे नहीं करके कुछ और तरीके से, मतलब सिर्फ सिंगल सिंगल कर सकते हो, जॉब 115 फिर जॉब 118 फिर जॉब 1120, ऐसे करके भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हमें सितंबर का डेटा दिया हुआ था कि आपको सितंबर तक जो भी खर्चा हुआ है, अक्टूबर, क्योंकि हमें पूछा है कि पूरा जॉब को कंप्लीट करने का खर्चा कितना होगा, तो हम लोगों ने सितंबर तक का खर्चा लिया,
उसके बाद उसमें अक्टूबर का खर्चा भी जोड़ा। अब अक्टूबर का खर्चा जोड़ते हुए कुछ नहीं करना पड़ा हमें, कोई भी वैसा मेहनत वाला काम नहीं सिवाय इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ के समझने के अलावा। क्योंकि देखो सब मेटेरियल कॉस्ट वगैरह दिया हुआ था, बट हमें देखना पड़ा कि 1115 में जैसे कि सितंबर में कोई मेटेरियल यूज ही नहीं हुआ था, तो वो कॉस्ट नहीं आएगा। लेबर का तो यहाँ पर निकाल लिया, सबसे आसान था। फैक्ट्री ओवरहेड का कैसे करके निकलेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट वो निकाल लिया। और बाकी हमें जस्ट एक बार देखना था कि ये तीनों जॉब में कहाँ पर मेटेरियल इशू हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। जैसे कि 1118 में अक्टूबर में 3 बार मेटेरियल इशू हुआ है, बट कंज्यूम तो सिर्फ 56 नंबर रिक्विजिशन वाला ही हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए बाकी दोनों का कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी प्रेजेंटेशन हम ऐसा करना चाहेंगे ताकि हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को समझ सके जल्दी। ठीक है, तो देखो ये भी काफी बड़ा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि एरिस प्लम्बिंग एंड फिटिंग लिमिटेड डील्स इन प्लम्बिंग मटेरियल एंड आल्सो प्रोवाइड्स प्लम्बिंग सर्विस टू द कस्टमर। तो ये जो कंपनी है, ठीक है, ये क्या करती है, प्लम्बिंग मटेरियल्स बेचती है और प्लम्बिंग का सर्विस भी देती है अपने कस्टमर को। ऑन 12 अगस्त 2022 APFL मतलब ये वाला कंपनी रिसीव्ड ए जॉब वर्क फॉर ए स्टूडेंट हॉस्टल टू सप्लाई एंड फिटिंग ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल। तो इन्होंने 12 अगस्त को 2022 को एक काम लिया है, ठीक है, एक हॉस्टल में प्लम्बिंग के मटेरियल्स को, मतलब जो भी उनका काम होगा वो ऑर्डर लिया है, ठीक है, कि हम लोग आपका प्लम्बिंग मटेरियल आप लोग को सप्लाई करेंगे और फिट भी कर देंगे। द वर्क इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द हॉस्टल ओनर। तो हॉस्टल ओनर जैसे जैसे बोलेंगे उस तरीके का ही उनको काम करके देना होगा, तभी तो वो जॉब कॉस्टिंग कहलाएगा। Hostel will inaugurated on 5th September 2022 and the work is to be completed by 3rd September 2022। बोल रहा है कि क्योंकि 5 सितंबर को इनॉग्रेशन करना है, क्या बोलते हैं उसे, हॉस्टल का, तो इस वजह से 3rd सितंबर के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटेड विद जॉब वर्क। जॉब वर्क से रिलेटेड डिटेल्स दिया है, मतलब अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में क्या बोला है वैसा कुछ भी नहीं। एक कंपनी है जो प्लम्बिंग सर्विस, प्लम्बिंग का प्रोडक्ट सारा चीज बेचती है, उन्होंने एक काम लिया है हॉस्टल में प्लम्बिंग सर्विस देने का, प्लस जो भी मटेरियल है वो लगाने का। प्लम्बिंग जो है हॉस्टल के ओनर जो है उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 सितंबर के अंदर काम कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 सितंबर ये हॉस्टल ओपन होने वाला है। डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है कि APFL मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इन्होंने यूज किया है ये ए वेटेड एवरेज मेथड, इन्होंने वेटेड एवरेज मेथड यूज किया है फॉर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज। जो मटेरियल इन्होंने इशू किया है उसके लिए ये लोग वेटेड एवरेज मेथड का यूज करेंगे। अब वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, मटेरियल कॉस्टिंग जिन्होंने किया है, तो अभी क्लास में तुम लोग जितने जनों सभी ने मटेरियल कॉस्टिंग कर किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने करवाया है। तो मटेरियल कॉस्टिंग में जो हम लोग मटेरियल का वैल्यूएशन करते हैं ना, फीफो होता है, लिफो होता है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, तो वही वेटेड एवरेज मेथड से इन्हें अपने मटेरियल का जो है वैल्यूएशन करना है, जो मटेरियल इशू हुआ है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 12 अगस्त को दे दिया है। अब इनके पास क्या क्या मटेरियल है, देखो GI पाइप है, एक 15 mm का, एक 20 mm का, 12 यूनिट ये वाला पाइप है, ये 10 यूनिट है, इसका साइज दे दिया है, ठीक है, और ये कितने रुपए करके है वो बता दिया है। अदर फिटिंग्स मटेरियल है 60 यूनिट 26 करके, स्टेनलेस स्टील जो है 6 यूनिट 204 करके, बल्ब है 8 यूनिट 404 इंच करके। तो इनके पास ये कुछ आइटम्स है, ठीक है, और ये उसका मटेरियल इनके पास रहता है, तो उस मटेरियल में से ये सब मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है कि हाँ ये पाइप इतना, ये पाइप इतना, ये पाइप इतने रुपए का, ये वाला पाइप, वो क्या क्या पड़ा हुआ है इनके पास वो बताया गया है। फिर परचेज, इन्होंने खरीदा क्या, बोल रहे 16 अगस्त, 12 अगस्त को स्टॉक चेक हुआ, फिर 16 अगस्त को इन्होंने मटेरियल खरीदा है, ठीक है, क्या क्या खरीदा है, GI पाइप, ठीक है, बल्ब, ये सब खरीदा है। फिर 18 अगस्त को फिर से इन्होंने खरीदा है फिटिंग मटेरियल स्टेनलेस स्टील, ठीक है। 27 अगस्त को इन्होंने फिर से खरीदा,
ये सब परचेज का दिया हुआ है, 27 अगस्त का दिया हुआ है 35 यूनिट 20 यूनिट करके, ठीक है। ये देखो इतना इतना खरीदा है। इश्यूज फॉर द होस्टल जॉब, मतलब पहला जो दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक, अब ये परचेज दिया हुआ है, फिर इशू दिया हुआ है। तो 12 अगस्त को क्या इशू हुआ, 17 अगस्त को, 28 अगस्त को, वो हमें बता दिया 30 अगस्त को। तो ये जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज ऑफ मेटेरियल है और इशू ऑफ मेटेरियल है, इसके इससे हमें क्या बना के देना है, इससे हमें जो है वेटेड एवरेज मेथड से मटेरियल जो इशू है उसका प्राइस कितना होगा वो बताना है, ठीक है। अब वो निकाल लेंगे। उसके बाद हमें डायरेक्ट लेबर बता दिया है कि प्लम्बर को कितने कितने घंटे प्लम्बर ने काम किया, कितना करके उनको पेमेंट दिया गया। हेल्पर जो था उनको कितना घंटा काम करना पड़ा और उनको कितना करके दिया। ओवर टाइम कैसे करके दिया जाएगा, 1.5 टाइम ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। ओवरहेड कैसे है, ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 13 पर लेबर आवर। प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, इट इज कंपनीज पॉलिसी टू प्राइस ऑल ऑर्डर बेस्ड ऑन अचीविंग ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल। सेल पे 25% प्रॉफिट लगा के जो है बेचा जाता है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, हमें पहले टोटल कॉस्ट निकालना है, फिर प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, मतलब प्रॉफिट ऐड करना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास कॉस्ट क्या क्या है, मेटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। तो हमें मेटेरियल का कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, लेबर का कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, ओवरहेड का कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। मेटेरियल का कॉस्ट क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। तो मेटेरियल कंज्यूम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर हमें कुछ नहीं बोलता कि वेटेड एवरेज यूज करो या फिर ऐसा वैसा यूज करो, तो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कैसे करके निकालते हैं, सिंपल इस तरीके से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। बट यहाँ पर तो हमें बोला है कि क्या करना है, एवरेज मेथड से निकालना है कि कितना इशू हुआ उसका प्राइस, तो पहले वो करेंगे। तो उस पे एक बड़ा सा वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है, तो वो बना लेते हैं। डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। और अगर किसी ने मटेरियल कॉस्टिंग नहीं भी किया होता तो भी ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आसान होता है, ठीक है। स्टोर लेजर ही तो बनाना है, लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी जैसा भी कॉलम होता है वैसे ही बनाएंगे, डेट, फिर मटेरियल का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ कोई एक मटेरियल है नहीं, अलग अलग मटेरियल है। 15 mm पाइप, 20 mm पाइप, अदर फिटिंग स्टेनलेस स्टील 1। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं, कोई भी नाम से हम लोग बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया 15 mm GI पाइप, ठीक है। GI पाइप वगैरह और नहीं लिख रहे क्योंकि उसमें टाइम भी जाएगा और बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। 20 mm वाला पाइप, अदर फिटिंग्स मेटेरियल OFM मैंने लिख दिया, स्टेनलेस स्टील SS लिख दिया, और बल्ब ये लिख दिया। अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कब का है, 12 अगस्त का है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अगस्त, यहाँ पर लिख दिया मैंने 12, ठीक है। ओपनिंग ऐसे करके लिख दिया, जितना शॉर्ट में किया जा सके, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को अगर हम लोग वर्किंग नोट को बहुत ज्यादा सजाने जाएंगे ना तो हमारा टाइम चला जाएगा, तो हमें टाइम बचाना भी सीखना पड़ेगा। तो क्वांटिटी रेट अमाउंट होता है, हम रेट को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि फिर रेट कॉलम बनाएंगे, रेट लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम बिना रेट के सिर्फ क्वांटिटी और अमाउंट लिख रहे हैं। रेट हम लोग देख देख के कैलकुलेट कर ले। इसमें भी देखो ना कितना समय लग जाए, क्वांटिटी अमाउंट, फिर क्वांटिटी अमाउंट। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक का डिटेल्स लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है। तो 12 यूनिट, ये 15 mm GI पाइप है 600 रुपए करके, तो 12 यूनिट 600 रुपए करके, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, क्वांटिटी में 12 यूनिट, 12 इंटू 600, 12 6 72, मतलब 7200, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 10 यूनिट्स 660 करके, 10 यूनिट 660 करके हो जाएगा 6600। अच्छा, इसके बाद अदर फिटिंग 60 यूनिट 26 करके, तो 60 इंटू 26 कितना होगा, 1560। और जो स्टेनलेस स्टील है वो है 6 यूनिट 204 करके, तो 6 यूनिट 204 करके कितना हो जाए, 1 2 4 में 1224। डबल 4
फिर इसके बाद बल्ब का देखते हैं, बल्ब का बोला है 8 यूनिट 404 करके, तो 8 इंटू 404 कितना होगा? 3232। 323। ठीक है, ये हो गया मेरा ओपनिंग। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखो, इसके बाद डिपेंड करता है कि डेट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो हमारा परचेज का डेट क्या क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि काफी बड़ा डिटेल्स है ना, तो इसीलिए परचेज का डेट है 16 अगस्त, 18 अगस्त, 27 अगस्त, और बस ये परचेज का डेट है। और इशू का डेट है यहाँ पर, ये परचेज का डेट है। ठीक है, और इशू का डेट है 12 अगस्त, 17 अगस्त, 28 अगस्त और 10 अगस्त। देखते हैं 10 अगस्त, सॉरी 10 नहीं 30, ठीक है 30 अगस्त। तो ये 30 अगस्त। ठीक है, इसके बाद लेबर का डेटा आ गया। तो अभी तो हम लोग मटेरियल कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, हम लोग जब स्टोर लेजर बनाते हैं वो तो डेट वाइज बनेगा ना, वैसे भी ट्रांजैक्शन तो डेट वाइज ही होगा। तो 12 तारीख ओपनिंग स्टॉक चेक करने के बाद इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, इशू ही किया है, क्योंकि देखो फिर 12 तारीख को ही ये सारे डेट में, ये सभी अगस्त का है, परचेज का देख लो कि इशू का, सब अगस्त का, इसीलिए मैंने कोई मंथ नहीं लिखा। तो सबसे पहले ये 12 अगस्त वाला ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 12 अगस्त के बाद 12 मतलब 12 अगस्त ही कंटिन्यू है, तो 12 अगस्त का ही दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा 16, फिर 17, फिर 18, फिर 27, फिर 28, फिर 30। इस तरीके से हमारा एक एक डेट के वाइज, जो डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 12 अगस्त का करते हैं। तो 12 अगस्त का क्या है, इशू है। तो ये देखो इशू यहाँ देख के पता चलेगा, या फिर ऊपर हेडिंग चेक करके देख लो ना, इशू ही है। ठीक है, अब इशू क्या हो रहा है, बोल रहा है 20 mm GI पाइप 2 यूनिट वाला। ठीक है, 2 यूनिट 20 mm GI पाइप। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले 12 अगस्त लिख देते हैं, ये हो जा रहा है इशू, यहाँ पर इशू लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, तो कौन सा वाला पाइप का इशू हो रहा है, 20 mm वाला पाइप। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 20 mm वाला पाइप 2 यूनिट इशू हो रहा है। ठीक है, अब इसका मुझे प्राइस ढूंढना पड़ेगा कि कितना होगा। तो मुझे बोला है वेटेड एवरेज। ठीक है, तो अब देखो वेटेड एवरेज, तो यहाँ पर क्या करें, मतलब मोर देन वन आइटम तो है नहीं, 6,600 रुपए वाला 10 यूनिट है। ठीक है, तो फिर 2 यूनिट का प्राइस कितना होगा, एवरेज मेथड से निकाल लो। कैसे निकालोगे, एक यूनिट कितना करके हो रहा है, 660 करके, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 660 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1320 मैम। 1320। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 12 अगस्त को और कुछ हुआ है, चेक करते हैं। हाँ, अदर फिटिंग्स 18 यूनिट, अदर फिटिंग्स 18 यूनिट, ये वाला। ठीक है, अब इस पे प्राइस क्या लगाए, तो इसका एवरेज देखो 1560 डिवाइडेड बाई 60 करने से कितना आता है, 26 करके। ठीक है, 26 से ही ये मल्टीप्लाई हुआ था, चेक करके देख लो सही। मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने भी करके नहीं देखा। हाँ, तो 26, तो 26 इंटू 18 कर दो, तो कितना हो जाएगा इसका प्राइस, 468। ठीक है, और कुछ इशू इस डेट पे नहीं हुआ है, तो ये सब में ऐसे ब्लैंक लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे कि भाई इसमें चेंजेस क्या हुआ। तो इसका चेंजेस देख लेते हैं, इसमें ना ऐसे लगा देते हैं, तो ये नहीं भी लगाओगे चलेगा, हम लगा लेंगे। नहीं तो मेरा क्या ना इधर उधर निकल जाएगा, मुझे खुद नहीं समझ में आएगा, तो मैंने क्या लिखा है, क्योंकि अभी काफी बड़ा कैलकुलेशन हुई है, तो लाइन लगा देते, क्योंकि इधर उधर निकल जाएगा। तो अब मुझे बोलो कि ये जो बैलेंस रहा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 इशू हो गया, तो 2 इशू हो गया, तो 8 रह जाएगा। यहाँ 60 में से 18 इशू हो गया, तो 42 रह जाएगा। ठीक है, अब इसका कॉस्ट कितना होगा, तो 660 करके ही होगा, 660 इंटू 8 कितना हो जाएगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, तो एवरेज तो हमारा 660 रेट ही आ रहा है। तो 660 इंटू 8 5280, और 42 इंटू 26, तो ये कितना आ जाएगा 1092। ठीक है, ये वाला आ गया 1092। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कौन सा वाला करेंगे, नेक्स्ट डेट देखेंगे। तो इसके बाद कौन सा डेट आएगा, तो यहाँ आते हैं, देखो 12 तारीख के बाद 16 तारीख, मतलब परचेज का डेट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 16 तारीख यानी परचेज का डेट आ जाएगा। तो परचेज का देखते हैं, परचेज 16 में चलते हैं। तो देखो क्या परचेस हुआ है, 20 mm GI पाइप 30 यूनिट 610 करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 और ब्रैकेट में लिख देते हैं परचेस। तो क्या परचेस हुआ है, ये वाला
20 mm वाला पाइप, ठीक है। कितना 30 यूनिट परचेज हुआ है, ठीक है। अब कितना करके परचेज हुआ है, 30 यूनिट 610 करके, तो कितना हो जाएगा 0,018 ऐसे होना चाहिए, 18,300 इतना होगा। अच्छा, उस दिन और कुछ परचेज हुआ था, 10 यूनिट्स बल्ब 402 करके, तो ये लिख लेते हैं। बल्ब वाले में 10 यूनिट्स 402 करके, तो ये यानी 4,020 रुपए, ठीक है। अब टोटल करेंगे कि ये परचेज होने के बाद क्या बना, तो यहाँ पर ये लगा लेते हैं, यहाँ पर ये ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। बाकी में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसे इसीलिए उसको खाली रख दिया मैंने। यहाँ पर हो गया 38, ऐड होगा क्योंकि परचेज किया था, पिछले बार इशू हुआ था इसीलिए लेस किया था। 23, और ये आ जाएगा 10 और 8 18, और ये हो जाएगा 2 5 2 और 7 7 2 5 2, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट कौन सा डेट पे ट्रांजैक्शंस होगा देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर था 16, 16 के बाद 17, 17 में जाएंगे, 17 हो जाएगा मेरा इशू, ठीक है। तो 17 में चलते हैं, 17 इशू, इशू मतलब नीचे जाना पड़ेगा। तो क्या इशू हुआ है, 15 GI पाइप 8 यूनिट और अदर फिटिंग्स मटेरियल 30 यूनिट्स, तो GI पाइप, तो यहाँ पर लिखते हैं 17, ब्रैकेट में लिखेंगे इशू, ठीक है। अच्छा, अब इशू क्या हुआ है, 15 GI पाइप, 15 GI पाइप, कितना इशू हुआ है, 8 यूनिट, ठीक है। 8 यूनिट इशू हुआ है। अब कितना करके होगा इसका रेट, तो इसमें तो कुछ अभी तक मिक्स्ड हुआ ही नहीं कि एवरेज करे, ठीक है। एवरेज तब करेंगे ना जब मोर देन 1 डेटा होगा, तो इसका मतलब जो रेट था वही हो जाएगा, मतलब 7,200 डिवाइडेड बाई 12 यानी 600 रुपए करके, तो 8 यूनिट का हो जाएगा 4,800, ठीक है। अच्छा, और इस दिन कुछ और हुआ था इशू, अदर फिटिंग्स मटेरियल 18 यूनिट, तो अदर फिटिंग्स मटेरियल कहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। अदर फिटिंग्स मटेरियल में लिखेंगे कितना हुआ, भूल गए, 30 शायद, 30, ठीक है, 30 यूनिट। अब इसमें बताओ कि एवरेज कैसे करेंगे, मतलब ये 30 यूनिट, इसका प्राइस क्या होगा, इसका इशू प्राइस कितना होगा, कैसे निकालोगे। अभी हमारे पास कितने रुपए का मटेरियल पड़ा है, 1092, जिसका मतलब क्वांटिटी कितना है 42 यूनिट, तो फिर एक एक यूनिट कितना करके होगा, एवरेज का मतलब तो टोटल जो पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी है ना। तो कितना आ जाएगा 26, तो 26 इंटू 30 कितना हो जाएगा 780, ठीक है। अब ये देखेंगे, सॉरी इसमें नहीं, इसमें लगेगा लाइन और ये वाले में लगेगा, ठीक है। तो देखो 12 में से 8 चला गया, कितना बचा हुआ रहेगा 4 यूनिट, 4 यूनिट 600 रुपए करके 2400 हो जाएगा, माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा। 42 में से 30 यूनिट चला गया तो कितना बचेगा 12 यूनिट, 12 यूनिट, और ये माइनस करने से पता चलेगा, या 12 इंटू 26 कर दो तो भी सेम आंसर आ जाएगा 312, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा डेट आएगा, इसके बाद हम लोग का 17 के बाद 18 आ जाएगा, जो कि मेरा परचेज वाला डेट होगा 18, ठीक है। ये परचेज वाला डेट होगा, अभी भी 3 बाकी रहेगा। 18 में चलते हैं, तो क्या परचेज हुआ है, अदर फिटिंग्स मटेरियल 150 28 करके, अदर फिटिंग्स मटेरियल 150 150, यहाँ पर लिख देते हैं 18, यहाँ पर लिखिए परचेज, अदर फिटिंग्स मटेरियल 150, भूल ही गए कितना था, 150 था शायद, देख लो। हाँ 150 28 करके, तो 150 इंटू 28 कितना हो जाएगा 4,200। 4,200, ठीक है। अच्छा, और कुछ खरीदा था, 15 यूनिट स्टेनलेस स्टील 209 करके, तो स्टेनलेस स्टील जस्ट इसके बाद है, इसके बाद बल्ब है, तो 15 और 209,
तो ये 3135 हो गया, 3135। अब ऐड कर लेंगे, देखेंगे कितना बन रहा है, तो ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 162 और ये टोटल करने से हो जाएगा 512, 4512। तो ये 15 और इधर हो गया 6, 21 और ये हो जाएगा 3135 प्लस 1224, 4359 ये बन गया। ठीक है, अच्छा ये परचेज हो गया। अब इसके आगे ये 18 हुआ, अभी भी 3 बाकी था। देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा है। 18 के बाद 27 आ जाएगा, तो 27 भी मेरा परचेज रिलेटेड है। चलो अच्छा यहीं पर हो गया, नहीं तो फिर से आगे पीछे करना पड़ेगा। अच्छा इसमें हम लोग का क्या बोला है, 15 mm 35 यूनिट 628 करके, तो यहाँ पर लिखेंगे 35 यूनिट 628 करके। तो देखो तो कितना होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं 27 ब्रैकेट में परचेस 35 628 करके 21,980। इसके अलावा इस दिन और क्या परचेस हुआ है, 20 mm वाला 20 यूनिट 660 करके, तो 20 यूनिट 660 करके कितना हो जाए, 13200। 13200। लिख दिया मैंने 13200। और क्या खरीदा था 27 अगस्त को, बल्ब 14 यूनिट 424 करके, 14 यूनिट 424, तो 424 और 14 5936। 5936। ठीक है, अब इसका टोटल लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। तो 35 प्लस 4 39, ये हो जाएगा 80, 4 और 9 13, 3 2 और 1 3 और 1 4, 24380। अच्छा ये बन जाएगा 20 प्लस 38 मतलब 58, और ऐड करने से 200 है मतलब 780, और ये हो जाएगा 6 और ये 3, 36,780। और ये हो जाएगा 14 और 18, 32। और ये 6 और 2 8, 5 और 3 8, 9 10 11 13, 13,188। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है मटेरियल का कैलकुलेशन। अब 28 में हम लोग इशू, और 28 के बाद 30। ठीक है, चलो अब होने जा रहा है धीरे धीरे 28। उसमें भी तो हम गैप कर दिए हैं, रेट वगैरह नहीं लिखे। अगर सारा चीज लिखेंगे तो और कितना देरी होगा सोचो। तो 28 इशू, क्या इशू हुआ है 28 को, 2 यूनिट 20 mm, तो 20 mm वाला 5 2 यूनिट इशू हुआ है, तो 20 mm मतलब ये वाला, ये 2 यूनिट इशू हुआ है, तो इशू प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 36,780, अभी 58 का है, तो 2 का कितना होगा, ऐसे निकालेंगे। सारा लिख लेते हैं क्या क्या है। फिर 15 mm 10 यूनिट, अच्छा 15 mm वाला भी हुआ है 10 यूनिट, तो इसका प्राइस कैसे निकालेंगे, 24,380। अगर 39 यूनिट का है तो 10 यूनिट्स का कितना होगा। अच्छा इसके बाद है अदर फिटिंग्स मटेरियल 34 और 12 6, तो अदर फिटिंग्स मटेरियल 34, 34 4,512 बाई 162 इंटू 34। और बल्ब जो है, बल्ब का है 6 यूनिट, तो बल्ब शायद लास्ट वाला था, हाँ लास्ट बल्ब 6 यूनिट, तो 13,188 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 6। ठीक है, तो एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग का निकाल रहे हैं, तुम लोग एंड से निकाल के देख सकते हो, तो मुझे बता देना अगर निकालते हो तो। 6251, 29, 24, 300, 18, 129, ये 1 माइनस करने से 9।
कुछ निकाले हो? नहीं निकाले। 1268 57 35,500। ये 2 लिख रहा है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा है, तो माइनस करने से उसी बेसिस पे मैच है। अभी तक 946.96 99947 946.96 7 कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस करने से 162 128 और ये 4512 माइनस 947 3565 और ये वाला 26 होगा माइनस करने से। अब ये आंसर 813188 2472.5 तो ये 6 होगा ये part में। ये गलत होगा, सॉरी। कितना आ रहा है? 2473। into तो फिर माइनस करने से कितना आ जाएगा? माइनस 10715। तो ये हम लोग का 28 हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और एक डेट बाकी है 30। 28 कंप्लीट हुआ, अब 30 करेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 में क्या बोला है? 30 में बस 2 ही इशू है। अदर फिटिंग्स मटेरियल 60 यूनिट, अदर फिटिंग्स मटेरियल 60 यूनिट, ये अदर फिटिंग्स ये डाला था, तो ये हो जाएगा 60 यूनिट। अब इसका कितना करके होगा? 3565 डिवाइडेड बाई 128 इंटू 60 कितना होगा देखना पड़ेगा, माइनस करने से आ जाएगा 168, नहीं सॉरी 68 आ जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे और स्टेनलेस स्टील जो है 15 यूनिट, स्टेनलेस स्टील यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 4359 डिवाइडेड बाई 21, 4359 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 15, यहाँ पर जितना होगा ये माइनस करने से आ जाएगा 21 माइनस 15 6। अब ये निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। 3565 डिवाइड 1671 1671 माइनस करने से 4, नाइन 8 1 1892। ठीक किया है मैंने। हाँ मैम और ये वाला स्टेनलेस स्टील ये 15 रुपए, तो ये 3113 3114 हो रहा है शायद पॉइंट के बाद में। हाँ मैम माइनस करने से 5 ये 4 2 1 to 4 1 2 3 ये हो गया। चलो ये सबसे मतलब टफ वाला काम जो था वो कंप्लीट हो गया। अब और कुछ भी इतना मतलब मोनोटोनस नहीं लगेगा, ये एक एक करके ढूंढना करना ही बहुत मुश्किल बात हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग जॉब कॉस्ट शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे जॉब कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। अभी भी थोड़ा सा मुश्किल काम बाकी है, बताते हैं क्या। मेरे लिए तो ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि मुझे पेज पलटना पड़ेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं।
यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब देखते हैं कितना कितना। तो क्या क्या मटेरियल था? 15 mm, ऐसे शॉर्ट में ही लिखते हैं। सेकेंड है 20 mm। थर्ड है अदर फिटिंग्स मटेरियल। फोर्थ है स्टेनलेस स्टील। और फिफ्थ है वन। ठीक है, ऐसे लिखना है। हम एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, नहीं तो ना मुझे ये पूरा अगर पीछे देख देख के लिखना पड़ा तो बहुत मुश्किल है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। जॉब कौशिक, तुम लोग लिखो जो मैंने लिखा था वैसे ही। पर्टिकुलर्स, ध्यान ही नहीं दिया, नीचे का पेज खत्म है, दोबारा लिखना पड़ता। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, 15 mm, 20 mm, other fitting material, SS। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? मेटेरियल कंज्यूम। मेटेरियल कंज्यूम कहाँ से मिलेगा? इशू से मिलेगा। तो 15 mm का इशू ढूंढो। 15 mm में इशू कितने कितने रुपए का है? एक बार है 4800 का, और एक बार कितने का है? 4800 के बाद 6251। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है ना। देखो 4800 और 6251, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो गया मेरा 51। 8 2 10, 6 6 4 10 11, 11,051 रुपीज। ठीक है, अब 20 mm का इशू तुम लोग बताओ कैसे ढूंढोगे? देखो ये तो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ये इशू है, तो ये कहा जाएगा 1320। ऐसे करके ढूंढना है, जहां इशू लिखा हुआ वो अमाउंट देखना है। तो एक 1320 और क्या आ जाएगा? 1320 के बाद और क्या आ जाएगा? 1268। कॉपी देख के ही तो बताना है। टोटल कितना हो जाएगा? 8852 2588। अदर फिटिंग्स मटेरियल, अदर फिटिंग्स मटेरियल का इशू बताओ। ये रहा पहला 468। ये देखने से ही तो पता चलेगा कौन सा इशू है। 468, उसके बाद 780, 947 और 1671। इसमें सबसे ज्यादा है 468, 780, 947, और ये लास्ट वाला था 1671। तो देखो कितना होगा टोटल करने से। 3866। 3866। ठीक है, और जो स्टेनलेस स्टील है उसमें इशू शायद एक ही बार हुआ है, तो इसमें बताना कोई बड़ा बात नहीं है। नो इशू। स्टार्टिंग में यहाँ पर है 3135, 3135, और नहीं 31 परचेज है 3114। एक ही बार इशू हुआ है लास्ट बार। और बल्ब का भी देख लेते इशू। तो यहाँ पर 10 ये तो परचेज था, 14 ये भी परचेज था, 6 ये इशू था। बस यही हो जाएगा, मतलब 2473। यहाँ पर लिख देंगे 2473। अब ये सारे टोटल करके यहाँ लिखना है कि इतने तरह का मटेरियल यूज हुआ ना, तो आउटर वाले कॉलम में ये सभी का टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करके देखो कितना होता है। 23,092, 23,092। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो अब लेबर का देखते हैं। प्लम्बर, हेल्पर। ठीक है, दो तरीके के लेबर है, एक है प्लम्बर, दूसरा है हेल्पर।
दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया क्योंकि दोनों का देखो सैलरी अलग है। 180 आवर्स 50, इन्होंने 180 आवर्स काम किया है, 50 पर आवर इंक्लूड 12 आवर्स ओवर टाइम, तो इसमें 12 घंटे ओवर टाइम है। तो नॉर्मल टाइम कितना है? अगर 180 में 12 घंटे ओवर टाइम है तो नॉर्मल कितना है? ओवर टाइम 12, तो फिर टोटल है 180, तो नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा? माइनस करने से ही पता चलेगा। 168 हो रहा है, ये तो निकाल ही सकते हो, बोल भी सकते हो। अच्छा, इसके बाद 180 जो है 50 पर लेबर आवर करके लगेगा, मतलब ये 50 रुपीज करके नॉर्मल, और जो ओवर टाइम है वो 1.5 गुना देना पड़ेगा नॉर्मल वेजेस का, तो 50 का 1.5 गुना। ये जो 12 घंटे का पेमेंट होगा 50 का 1.5 गुना करके, तो अब देख लो कितना हो रहा है। तो 168 इंटू 50, 8400। 8400, और 12 इंटू 50 इंटू 1.5, 600, 600 का 1.5, 900, 9। 900, तो ये टोटल हो जाएगा 9300। आप ये हेल्पर का भी करते हैं, नॉर्मल टाइम ओवर टाइम टोटल है 192, जिसमें 24 आवर्स ओवर टाइम है। तो फिर नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा? माइनस करने से पता चलेगा। 168। 168 इंटू कितना करके पेमेंट होता है? 35, और ओवर टाइम 1.5 गुना, तो ये 35 और ये 35 का 1.5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 168 इंटू 35, 5880। 5880। उसके बाद ये वाला 1260, तो टोटल करने से आ जाएगा 0, 14, 4, 7140। अब ये दोनों ऐड करने से आउटर कॉलम में लिख देंगे कितना होगा। 4413, नहीं 16 होगा, 16। 16,440 हो गया। अच्छा, इसके बाद ओवर हेड का खर्चा। ओवरहेड, ओवरहेड आर अप्लाइड 13 पर लेबर आवर, तो लेबर आवर टोटल कितना है उस पे 13 करके, तो लेबर आवर है टोटल 180 प्लस 192, इस पे लगेगा एट द रेट ऑफ 13 करके, तो देख लेते हैं कितना आएगा, फिर ये सारा चीज टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 436। 4836। अब ये टोटल करना है सब, मेटेरियल से लेके ये पूरा 4836 प्लस 16440 प्लस मेटेरियल का जितना आया था, तो मेटेरियल का कितना आया था? 23092, 44368, 44368। अब इस पे लगाना पड़ेगा प्रॉफिट, जो कि बोल रखा होगा क्वेश्चन में कितना है। 25% ऑन सेल वैल्यू बोला था, 25% ऑन सेल, तो कॉस्ट पे कितना होगा? 25% ऑन सेल, तो 25% मतलब 1/4 होता है, तो सेल पे 1/4 यानी कॉस्ट पे 1/3 होगा, 1/3 ऑन कॉस्ट, तो इस पे 1/3 निकालेंगे, तो डिवाइडेड बाई 3, 14789, तो टोटल करने से कितना आ जाएगा? 59157। 59157, ठीक है। अब जाके ये कंप्लीट हुआ, मैंने बोला काफी टाइम लग जाएगा, तो ये हो गया है। अब एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो भी बता देते हैं। एमसीक्यू जैसे कि जॉब और बैच दोनों का ही बाकी है, बट वो आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो और कुछ एक दो थ्योरी है वो भी बता देंगे, ठीक है। तो ये इलास्ट्रेशन 1 बता देते हैं, बस उसके बाद और आज कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि वैसे ही काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन था। तो इलास्ट्रेशन 1 में देखो क्या बोल रखा है। इलास्ट्रेशन 1 में बोला है द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर
इज 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ है जो वर्क ऑर्डर लिया गया था उस पे। 8% ऑफ द प्रोडक्शन against that order spoiled and the rejection is estimated to have a realizable value of 2000 only। बोल रहा है 8% जो है इस प्रोडक्शन का, 8% जो है वो बेकार हो गया, स्पॉइल्ड हो गया। और ये जो रिजेक्ट हो गया, स्पॉइल जो चीज हो गया वो रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट वाला चीज 2000 रुपए में बिक जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ स्पॉइलेज इज 2%। रिकॉर्ड दिस इन कॉस्टिंग जर्नल। तो हमें इसका जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, तो हम समझा देते हैं क्वेश्चन में हमें बोला क्या है। पहले हम लोगों ने एक जॉब लिया है, काम, जिसमें कितना कॉस्ट लगेगा मैन्युफैक्चर करने का, 1 लाख। तो ये पहले लिखते हैं, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर इज ₹1 लाख, ठीक है। अब हमारा लॉस कितना हुआ है, 1 लाख का। देखो हमें कितना बोला है लॉस, यहाँ पर देखो 2 लॉस बोला है। द नॉर्मल रेट ऑफ स्पॉइलेज, टोटल 8% लॉस हुआ है, लेकिन नॉर्मल 2% होता ही है। हर एक बिजनेस में एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल लॉस होता है ना। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ लॉस नहीं है ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो नॉर्मल लॉस है 2%, बट टोटल बोला है 8%, तो बाकी एबनॉर्मल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लॉस को दो कैटेगरी में लिखेंगे, एक लिखेंगे नॉर्मल लॉस, ठीक है, एक लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए का 2%, क्योंकि क्वेश्चन हमें खुद बता रखा है कि 2% यानी 2000, ये लॉस, ठीक है। अब ये लॉस को बेच सकते हैं मार्केट में, मतलब जो स्क्रैप जैसा हो गया वो बिक जाएगा। कितना करके रियलाइजेबल वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू है टोटल 2000 का रियलाइज हुआ है, ये 8% पे, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल लॉस हमें निकालना पड़ेगा, वो हम लोगों ने नहीं निकाला है। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये लिख दिया टोटल लॉस। टोटल लॉस मुझे पता है कितना है, टोटल लॉस है 1 लाख का 8%, ठीक है, यानी कि 8,000। तो फिर एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, बैलेंस करके हम लोग लिख सकते हैं, ये 6,000 हो जाएगा। चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो 1 लाख इंटू 6%, मैंने सिर्फ ये लिख दिया। अब टोटल रियलाइज कितना हुआ है, ये 8,000 का लॉस बेच के 2,000 रुपए का रियलाइज हुआ है। लेकिन नॉर्मल लॉस से कितना हुआ, एबनॉर्मल लॉस से कितना हुआ, ये हमें नहीं बताया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस के रेशियो में, यानी 2:6 में। तो 2:6 में 2,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी, हाँ 2,000 को, ठीक ही बोला है, 2,000 को 2:6 में कितना हो जाएगा, 500, और ये बाकी 1,500 बैलेंस करके, ठीक है। तो नेट लॉस कितना हुआ, अगर मेरा एक 2,000 रुपए का चीज का नुकसान हो गया बट उसको बेच के मैंने 500 रुपए रिकवर भी कर लिया, तो मेरा नेट लॉस कितना, 1,500। सेम तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि मेरा यहाँ पर जो लॉस 1,500 रुपए का रियलाइज हुआ 6,000 रुपए के लॉस के अगेंस्ट में, तो फिर मेरा नेट लॉस कितने का हो गया, 4,500, ठीक है। अब ये टोटल कितना आ जाएगा, 6,000, ठीक है, टोटल 6,000 आ जा रहा है। नेट लॉस मेरा 6,000, क्योंकि 8,000 का लॉस हुआ तो 2,000 मुझे रिकवरी हुआ। तो जो मेरा नॉर्मल लॉस है वो मेरा कहाँ पर चार्ज होता है, जो एबनॉर्मल लॉस है वो कहाँ पर चार्ज होता है। तो कोई भी एबनॉर्मल चीज हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा। और ये जो नॉर्मल लॉस है ये हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये हुआ कहाँ है, प्रोडक्शन करते वक्त, तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में इसे चार्ज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर यही समझने वाला पॉइंट है कि फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा। अब इसको हम लोग कैसे करके जर्नलाइज करेंगे वो देखो, ठीक है। तो जर्नलाइज इस तरीके से हो जाएगा, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा बढ़ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, अब ओवरहेड कंट्रोल लिख देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली देखा जाए तो कॉस्ट बुक कीपिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर दे दिया है तो हम करवा दे रहे हैं। तो एक्चुअली ये सब खर्चे के लिए जब अकाउंट प्रिपेयर करते, जर्नल एंट्री मतलब अकाउंट, तब कंट्रोल बोल के लिखा जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे को बढ़ा देंगे कितने से, 1,500 रुपए करके, ठीक है। और बाकी कहाँ पर चार्ज कर देंगे, बाकी हम लोग चार्ज कर देंगे कॉस्टिंग पीएल में, डेबिट कर देंगे क्योंकि लॉस हुआ है। कितना कॉस्टिंग पीएल में चार्ज हो जाएगा, 4,500, ठीक है। अच्छा, और
टू क्या हो जाएगा, टू WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये फैक्ट्री में हुआ है ना, तो ये तो प्रोडक्शन करते करते हुआ है, तो इसे हमें लिखना है टू WIP। कितने का क्लोज हो जाएगा, 8,000 रुपए का। तो फिर देखो एंट्री तो मैच नहीं हुआ, कितने से कम हो रहा है, 2,000 रुपए से कम हो रहा है। तो ये 2,000 रुपए को हमें कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इसे हमें चार्ज करना पड़ेगा मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मतलब मेटेरियल के कॉस्ट में हमें इसे चार्ज कर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कितना एबनॉर्मल लॉस है वो हमें पता चल गया, 4,500, तो कॉस्टिंग बिल में इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में कितना दे सकेंगे, 1,500 दे सकेंगे, क्योंकि हमारा नेट लॉस वो है। फिर भी हमारा ये लॉस जो है कवर नहीं हो रहा है, तो फिर इसको, इसका मतलब ये मेटेरियल का भी कोई लॉस है, तो मेटेरियल कंट्रोल में ये जाएगा। क्योंकि ये मेटेरियल का लॉस इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करते वक्त हो रहा है, तो फिर मैन्युफैक्चर जब हो रहा है तो वहां मेटेरियल का कॉस्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है, तो मेटेरियल का कॉस्ट वहां पर जो है हमें दिखाना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। तो जब ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना, तो हमें जो लॉस है उसमें एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस देखना है। एबनॉर्मल हमेशा कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, नॉर्मल लॉस जो है कहाँ हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होगा। तो क्योंकि फैक्ट्री में हो रहा है तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड हो गया। अब फैक्ट्री का बात है तो मटेरियल को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो इसीलिए बैलेंस जो बच रहा है ये वाला, ठीक है, ये हमारे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में जाएगा। बाकी ये चीज और भी बेटर तरीके से तुम लोग को समझ में आ जाएगा जब तुम लोग कॉस्ट बुक कीपिंग करोगे, तो वहां ये सारा चीज रहेगा। ठीक है, ये कंट्रोल अकाउंट। तो देखो मैंने ये जॉब कॉस्टिंग तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो MCQ है और बैच कॉस्टिंग का MCQ है वो बाकी रह गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर करेंगे वहीं पर फिर वो MCQ एक बार डिस्कस कर देंगे, और अगर कुछ थ्योरी रहा तो वो डिस्कस करने के बाद जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थ्योरी कुछ वैसा नहीं है, वही जॉब और बैच के बीच का डिफरेंस, ये कुछ छोटा मोटा चीज। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक, बाय।